नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है वेपर प्रेशर। क्या नाम है आज का टॉपिक का? वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा बोलो? कुछ बेसिक। सर बेसिक क्या है? तो दो, लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट होता है, ओके, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बॉइलिंग या इवेपोरेशन कहते हैं, या कभी कभी इवेपोरेशन की जगह वेपोराइजेशन भी इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में इसको वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? वाष्पीकरण। समझिए, तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बॉइलिंग या इवेपोरेशन। जिसका कहते हैं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो, नॉर्मल कंडीशन में। तो वो लिक्विड बॉयल करता है, लेकिन वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। लेकिन तो वो पता है कि गर्मी के मौसम में, अभी गर्मी का मौसम है, तालाब का पानी सूख रहा है, नदी का पानी सूख रहा है, तुम एक गिलास पानी ला के धूप में रख दो, थोड़ा देर बाद वो आधा पानी हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि वो पानी वेपोराइज करके हवा में मिल रहा है। क्लियर? तो टेम्परेचर कहाँ 100 डिग्री सेल्सियस है? क्या हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है? अरे है, फिर भी इवेपोरेट हो रहा है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से पहले भी गैस बन के उठता रहता है। ओके, तो बॉइलिंग में इवेपोरेशन में अंतर है। दोनों का मतलब यही है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बॉइलिंग और इवेपोरेशन में अंतर है। बॉइलिंग एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है। बॉइलिंग एक, जैसे वाटर बॉयल होता है ना, तो तुम वाटर के बॉयल होने के टाइम में देखोगे तो बुलबुला जो बनेगा, जो वाटर के वेपर का बुलबुला बनेगा, गैस का, वेपर का, वाष्प का, वो पूरे, केवल ऊपर बुलबुला नहीं बनेगा, पूरे हिस्से से, पानी के नीचे से पूरे हिस्से बुलबुला निकलता रहेगा, ठीक है। तो बुलबुला बाहर निकल रहा है, यानी कि वो बुलबुला जो है, वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो जब तुम पानी को गर्म करोगे और उस टेम्परेचर जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तो वो पानी, वो जो है बुलबुला पूरे हिस्से से निकल के ऊपर आएगा, पूरे हिस्से से, पूरे बर्तन के हिस्से से निकलेगा पानी, हर जगह से बुलबुला बनकर निकल रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन क्या होता है? ये इवेपोरेशन जो लिखा हुआ है, इवेपोरेशन का मतलब होता है कि अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस पे, 5 डिग्री सेल्सियस पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, टेम्परेचर कुछ भी होगा, किसी भी टेम्परेचर पर अगर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। ये फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता है, किसी भी टेम्परेचर हो सकता है। इवन ठंडा में भी इवेपोरेशन होता है वाटर का। ठंडी के मौसम होते हैं, विंटर सीजन में भी वाटर का इवेपोरेशन होता है, लेकिन ये वाटर का इवेपोरेशन ठंडा में कम होता है। तो ना कपड़ा सूख जाता है, कपड़ा सूखता है क्यों? कि कपड़ा से पानी भी इवेपोरेट कर गया। ठंडा में भी सूखता है, गर्मी में सूखता है, लेकिन गर्मी में तेजी से सूख जाता है और ठंडा में स्लो सूखता है। तो इवेपोरेशन का रफ्तार, रेट अलग अलग हो सकता है ठंडी या गर्मी में, लेकिन इवेपोरेशन दोनों कंडीशन में होता है। तो किसी भी टेम्परेचर पे वाटर अगर लिक्विड में गैस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर के वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, या कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, किसी भी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर फिक्स नहीं होना चाहिए, तब उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। लेकिन इवेपोरेशन में खास बात क्या जानते हो? कि जो जैसे तालाब के पानी को तुम देखोगे, तो तालाब के पानी का ऊपर वाला हिस्सा गर्म रहेगा, नीचे वाला हिस्सा ठंडा रहेगा। तो ऊपर वाला, केवल ऊपर वाला तालाब का हिस्सा ही, तालाब के पानी का हिस्सा, सरफेस का वाटर जो होगा, वो वेपर में कन्वर्ट होगा। नीचे बुलबुला नहीं बनेगा, ऊपर वाला ही बुलबुला बनकर के, वेपर बनकर के बाहर, बुलबुला नहीं बोलो, वेपर बनकर बाहर निकलता रहेगा, ठीक है। तो वाटर इवेपोरेशन जो प्रक्रिया है, इवेपोरेशन जो वाष्पीकरण प्रक्रिया है, ये एक सरफेस फिनोमिना है। कौन फिनोमिना है? सरफेस के जो लिक्विड होते हैं वो वेपर में कन्वर्ट होते हैं। और बॉइलिंग जो होता है, ये पूरे हिस्से में होने वाला प्रक्रिया है, मतलब बुलबुला हर हिस्से में बनेगा। अगर पानी को तुम 100 डिग्री से बॉइल करोगे, जो उसको गर्म करोगे, तो बुलबुला जो बनेगा, वेपर जो बनेगा, पूरे हिस्से से बनेगा, केवल सरफेस से नहीं, पूरे हिस्से से, ठीक है। समझ में आ गया? तो देखो क्या लिखा हुआ है, बॉइलिंग अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर। इसको हिंदी में बोलते हैं क्वथन है, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण, ठीक है। तो बॉइलिंग अकर्स एट फिक्स टेम्परेचर एंड इवेपोरेशन अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। सभी टेम्परेचर पे होता है, ठंडा, गर्मी, कम टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर, सब पे होता है, ठीक है। इट इज बल्क फिनोमिना, पूरे हिस्से से बुलबुला बना के बाहर निकलेगा या इवेपोरेशन होगा, यानी कि वो लोग गैस में कन्वर्ट होगा। बल्क फिनोमिना, बल्क मतलब पूरे हिस्से से, अंदर से, बाहर से, बीच से, ऊपर से, सबसे। लेकिन ये जो है इवेपोरेशन जो है, ये क्या है बताओ? क्या है? सरफेस फिनोमिना है, सतही प्रक्रिया है, ओके। माने सरफेस से वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा या कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा। समझ आ रहा है? इट डजंट कॉज कूलिंग। अब तुम बताओ, अगर सरफेस से वाटर वेपर
क्योंकि वाटर जो होगा, वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे और उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे एनर्जी मिलेगा, लिक्विड के पार्टिकल का जो एनर्जी होता है कम होता है, गैस के पार्टिकल एनर्जी ज्यादा होता है। अब सनलाइट के प्रेजेंस में अगर लाइट उसको कहीं से एनर्जी मिल रही है, एनर्जी लेकर के वो क्या करेगा, एनर्जी अपना बढ़ा लेगा, तो गैस के पार्टिकल की एनर्जी हो जाएगा, वो फुर्सत उड़ जाएगा। समझी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ समझ रही हो? तो जब भी कोई चीज से, जैसे तुम हाथ पे कभी पेट्रोल को रखोगे, रखियो, कभी मौका मिलता है हाथ पे थोड़ा सा पेट्रोल तेल को रखोगे तो पेट्रोल वेपोराइज कर जाएगा, इवेपोरेट कर जाएगा, इवेपोरेट करेगा तुम्हारा हाथ ठंडा हो जाएगा। समझिए क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अरे समझ रही हो? गर्मी के मौसम में तुम देखोगे छतों पर, जिसके घर में छत होता है तो बहुत गर्म हो जाता है शाम में, तो लोग शाम में जब धूप खत्म हो जाता है, सनलाइट छिप जाता है तो नहीं आता है, तो चले जाते हैं छत पे और लोग एक बाल्टी पानी मार देते हैं। क्या गर्मी में तो उस पर लेटा नहीं जा सकता है, गर्म रहता है ना, तो पानी मार देते हैं। पानी से क्या होगा, वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा क्यों हो जाएगा कि वो पानी को अब्जॉर्ब करके पानी इवेपोरेट कर जाएगा। पानी इवेपोरेट करेगा क्यों? क्योंकि पानी को एनर्जी चाहिए गैस में कन्वर्ट होने के लिए। अब वो जो गर्म था उस गर्मी को क्या कर लेगा, वो सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और उड़ जाएगा फिर से गैस बन करके, और वो ठंडा बन जाएगा। तो जब भी इवेपोरेशन होगा तो ठंडा होगा कोई भी चीज, लेकिन इससे ठंडा, बॉइलिंग से ठंडा नहीं होता है, इवेपोरेशन से ठंडा होता है। समझी? अरे समझ रही हो? किससे ठंडा होता है? सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। क्वथन में और वाष्पीकरण में अंतर है। तो बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर पे होता है किसी भी लिक्विड का, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है फिक्स टेम्परेचर होता है। बोलते बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अलग अलग लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होती है। इवेपोरेशन सभी टेम्परेचर पे होता है। बॉइलिंग बल्क फिनोमिना है, पूरे माने बल्क प्रक्रिया, बल्क प्रक्रिया बोलते हो माने कि पूरे से मटेरियल में होगा, पूरे हिस्से में होगा। कोई भी लिक्विड होगा तो पूरे हिस्से में होगा, बुलबुला बनेगा पूरे हिस्से में। लेकिन इवेपोरेशन जो है केवल और केवल सरफेस पे होगा, सतह पे होगा। इट डजंट कॉज कूलिंग, इसकी वजह से कोई ठंडकपन उत्पन्न नहीं होता, लेकिन इसकी वजह से ठंडकपन उत्पन्न होता है। सो ये इवेपोरेशन और बॉइलिंग में अंतर है। आपको वो सर क्यों पढ़ा दिया बताता हूँ। ओके आ जाओ, सारी बातें अभी डिस्कस करेंगे। अब इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करता है? जो वाष्पीकरण है, क्या कि हर लिक्विड, जो पानी, अल्कोहल, जो तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। वाटर का 100 बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप वो इसका अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कौन पहले वेपराइज करेगा गर्मी के मौसम में? अल्कोहल मतलब शराब, 78 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट। पानी 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट। पहले कौन इवेपोरेट करेगा, कौन वाष्पीकृत होगा पहले? हाँ अरे ज्यादा कौन होगा वेपराइज, अल्कोहल की वाटर? अल्कोहल, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब उसके फोर्स, पार्टिकल के बीच में फोर्स वीक होगा, तब तो जल्दी जल्दी टूटेगा। तो गर्म करने चाहोगे तुम, अगर गर्म करोगे तो पहले 78 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, पहले 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचोगे। 78 तो पहले वेपराइज कर जाएगा। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है ना, उसका इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है उसका इवेपोरेशन कम होता है। तो कहते हैं कि जो इवेपोरेट ज्यादा करता है उसको बोलते हैं कि वो ज्यादा वोलाटाइल है। क्या बताओ? माने वोलाटाइल लिक्विड है। कौन लिक्विड है? वोलाटाइल। बोलो फिर से बोलो। हाँ वोलाटाइल, वाष्पशील, उड़नशील, जो उड़ जाता है गैस बन करके, तो वोलाटाइल लिक्विड है। तो अल्कोहल और वाटर में ज्यादा वोलाटाइल कौन है? अल्कोहल ज्यादा वोलाटाइल है और वाटर लेस वोलाटाइल है। तो कुछ लिक्विड मोर वोलाटाइल होती है, कुछ लिक्विड लेस वोलाटाइल होती है। वोलाटाइल मतलब जो वेपराइज जल्दी करे उसको बोलते हैं वोलाटाइल, उड़नशील, वाष्पशील। इज दैट क्लियर? अब इवेपोरेशन किस पर डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। अब तुम सरफेस एरिया कैसे डिपेंड करता है? जैसे मान लो तुम कभी देखे हो कि गांव में जो बूढ़ी सूरी होती है, दादी नानी टाइप की, ओके, या अभी भी तुम्हारी मम्मी सबके एज की भी, जो पुराने जमाने की, तो वो चाय पीती है कटोरा में। देखियो क्यों? वैसे तो और भी रीजन हो सकता है कि ज्यादा चाय पीना होगा, उनका मन होगा, या बिस्किट उसमें बोर के खाना होगा, अलग चीज है। लेकिन चाय कटोरा में जल्दी ठंडा होता है, कप में जल्दी ठंडा होता है? जल्दी बताओ। कटोरा में। क्यों? कटोरा का सरफेस एरिया ज्यादा है। सरफेस एरिया ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होता है ठंडा हो जाएगा। इसलिए कभी देखते हो कोई लोग होते हैं जिनको चाय ठंडा करके पीना होता है, तो क्या करते हैं, पहले कप से निकाल के
और उसको बड़का वाला प्लेट में डाल देते हैं, जो बड़का वाला कप हो ये होता है प्लेट टाइप का, तो उसमें डाल दो, जल्दी ठंडा जाएगा क्योंकि उसमें इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। समझिए? तो सरफेस एरिया ज़्यादा, इवेपोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन कम। ह्यूमिडिटी, अब गर्मी के मौसम में हवा में पानी की मात्रा कम होती है, देखिए मॉइस्ट ड्राई एयर होता है, अरे गर्मियों के मौसम में ड्राई एयर होता है, शुष्क वायु होता है, हवा में पानी की मात्रा कम होती है। हवा में जो पानी की मात्रा होता है उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो गर्मियों में ह्यूमिडिटी कम होती है ना, और जाड़े के मौसम में, ठंडे के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो बताओ इवेपोरेशन किस कब होगा, गर्मी में ज्यादा होगा कि ठंडा में ज्यादा होगा? गर्मी में। वैसे भी हवा में पानी की मात्रा कम है और गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा है तो जल्दी वेपर होकर उड़ेगा, आ जाएगा अंदर। ठंडा में ऑलरेडी हवा में पानी भरा हुआ है और गर्मी टेम्परेचर भी कम है तो कल वेपराइज होगा, कम होगा। तो ह्यूमिडिटी भी फर्क पड़ता है। ह्यूमिडिटी अगर वाटर में एयर अगर ज्यादा ह्यूमिड है, एयर ह्यूमिड है तो ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होगा। अगर एयर में ह्यूमिडिटी कम है जैसे गर्मी के मौसम में तो बोलो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर तो बता ही दिया, टेम्परेचर ज्यादा होगा इवेपोरेशन ज्यादा होगा, कम होगा तो कम होगा। विंड स्पीड, विंड मतलब हवा की स्पीड। कभी कभी देखो कि तेज हवा चलती है, तेज हवा चलेगी तो चूंकि इवेपोरेशन में सरफेस के लिक्विड उड़ते हैं, अब हवा तेज चलेगा तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल थे ओके उनको एनर्जी थोड़ा सा मिला, जैसे हवा आया उसको उड़ा के लेके भाग गया फुर्सा नहीं, समझे कि नहीं? चल तू ये ले चलते उड़ा के रहेगा, समझ रही हो? समझ रही नहीं समझ रही हो? तो तेज से आएगा उड़ा के ले जाएगा। हवा कम रहेगा तो कम इवेपोरेशन होगा, ज्यादा होगा अगर ज्यादा तेज हवा चल रही है, आंधी तूफान चल रहा है तो उसमें और इवेपोरेशन होता है। चलो क्या? तो ये सारी चीजें, तो ये वो फैक्टर है जिस पर इवेपोरेशन डिपेंड करता है। जितनी चीजें अभी तक मैंने पढ़ाया है, ये कोई भी चीज तुमको हो सकता है कि इसमें एग्जाम में नहीं आया, लेकिन इसका कंसेप्ट इस्तेमाल होगा पूरा आगे। ये बेसिक इसलिए मैंने पढ़ा दिया, 9th 10th का चीज सब छोटे क्लास का। मेन टॉपिक जो अपना आज का है वो क्या है बोलो? इवेपोरेशन। क्या है बोलो? सॉरी इवेपोरेशन तो पढ़ लिया, वेपर प्रेशर। ओके वेपर प्रेशर क्या चीज? अच्छा लदना नहीं है, चैनल से बैठे तो मारेंगे मार करके। वेपर प्रेशर, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, तुम सोचो कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं, जैसे ये बर्तन है, ठीक है, क्या है बताओ? क्या है? बर्तन है, ये बर्तन है, थोड़ा मोटा कर देता हूं, ये बर्तन है, ठीक है। इसके अंदर पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है बोलो? पानी भरा हुआ है। इस बर्तन को बंद कर देता है। अच्छा पानी खूब, ये पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा हुआ है, छोड़ दोगे तो क्या 4 दिन 5 दिन एक हफ्ता छोड़ दोगे तो क्या पानी घटेगा नहीं? इसमें पानी घटेगा कि बढ़ेगा? घट जाएगा ऑब्वियसली कि इवेपोरेट कर जाएगा अपने मन से। वो ठंडा तुम धूप रूम में रख दो या धूप में रखोगे तो तेज घटेगा, रूम में रखोगे तो तेज नहीं घटेगा, लेकिन घटेगा तो जरूर, समझ रही हो? इवेपोरेट करेगा, साइंस है इसके पीछे, समझिए। माने जो लिक्विड है वाटर, ये वाटर वेपर बनकर उड़ेगा। अब ध्यान दो, ध्यान दो, एक के बारे में समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक बहुत ईजी है। इसको मैंने बर्तन को बंद कर दिया तो अब ये जो वेपर बनेगा वाटर का वो तो ऊपर जमा हो जाएगा। जैसे तुम अभी देखती हो पानी को गर्म करती हो, ओके, तो देखोगे बर्तन जब तुम ढक देती हो, ओके, तो बर्तन को जब हटाते हो तो पानी की बूंद उस पर रहती है, जो उसका वेपर बनता है ना, भाप, वो भाप फिर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ओके। तो वहां पर जब तुम देखोगे, जब तुम आँच बंद कर देती हो या जलाना या गर्म करना बंद कर देती हो, फिर हटाते बर्तन तो बर्तन में छोटा बूंद होता है पानी का, क्योंकि वो वेपर था, वो वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। तो अगर तुम्हारा बर्तन बंद है तो यहाँ पर से वेपर तो बनेगा सर, ये वेपर तो बनेगा, ये वाटर का वेपर तो बनेगा, बना वाटर वेपर, और यहाँ पे ये पार्टिकल वाटर वेपर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। और ये बर्तन बंद ना होता तो ये बाहर निकल जाता, लेकिन अभी तो वाटर का वेपर है वहां पे। तो जो वाटर का वेपर है ये प्रेशर लगाएगा इस बर्तन पे, और जितना वाटर का वेपर ज्यादा होगा या वाटर का भाप होगा, भाप, ये भाप या प्रेशर लगाएगा, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। नाम है किसी लिक्विड के वेपर के द्वारा जो प्रेशर बनेगा उसका नाम है वेपर प्रेशर। कितना आसान है, समझ रही हो? कितना आसान है। इसको हिंदी बोलते हैं वाष्प दाब। क्या बोलते हैं इसको? वाष्प दाब। तो जितना ज्यादा ये वेपर बनेगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। अब तुम बताओ, स्टार्टिंग में यहाँ पे वेपर प्रेशर कम रहा होगा, वेपर जब कम रहा होगा, भाप कम रहा होगा, जैसे धीरे धीरे ये जो है वाटर का जो लिक्विड है सरफेस से कहां से? सरफेस से उड़ेगा, वेपर बनाएगा। तो शुरू में मान लो कि 10 पार्टिकल वेपर बनने जा रहा था, तो वापस ठंडा होकर के तो फिर कंडेंस भी तो हो जाएगा। हाँ, अरे इसमें दोनों प्रक्रिया चलेगी। स्टार्टिंग में ये प्रक्रिया ज्यादा होगा कि वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा,
तो मान लो 10 पार्टिकल, सरफेस के 10 पार्टिकल लिक्विड से गैस में वेपर में कन्वर्ट हो गया, भाप में कन्वर्ट हो गया, फिर वापस ठंडा भी तो होगा वहां पे, कहीं बंद बर्तन है तो जानते हो बंद बर्तन में ठंडा भी हो जाता है हल्का, तो जैसे उसकी टेम्परेचर कम होगी थी वापस ये इसके कांटेक्ट में आएगा, फिर वो वापस वेपर जो है फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में ज्यादा वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन ज्यादा होगा और कंडेंसेशन कम होगा। कंडेंसेशन मतलब गैस लिक्विड में कन्वर्ट कम होगा। तो शुरू में मान लो कि 10 पार्टिकल इवेपोरेट कर गया, एक ही पार्टिकल कंडेंस किया, धीरे धीरे क्या होगा कि इवेपोरेशन का रेट घटेगा। मतलब ये 9 हुआ, ये 2, ये मान लो कि 8 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 3, ये मान लो कि 5 हुआ, ये 5 हो गया बराबर। कभी कभी बराबर भी हो सकता है, कभी कभी ये ज्यादा हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि मान लो कि 6 गया 4 आया, एक टाइम आएगा दोनों 5 गया 5 आया, 5 गया 5 आया। अब 5 गया 5 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इवेपोरेशन हो रहा है, जिस तेजी से इवेपोरेशन हो रहा है उतना तेजी से कंडेंसेशन हो रहा है। तो कुछ पार्टिकल यहाँ पर जमा हो गया होगा। मान लो कि यहाँ पर 100 पार्टिकल जमा हो गया। कितना पार्टिकल जमा हो गया? 100 पार्टिकल जमा हो गया। स्टार्टिंग में इवेपोरेशन का रेट ज्यादा था और कंडेंसेशन का रेट कम था, तो धीरे धीरे ये पार्टिकल यहाँ पर जमा हो रहा होगा। मान लो कि यहाँ पार्टिकल 100 जमा हो गया, 100 पार्टिकल जमा हो गया। अब उसके बाद अब 5 गया, फिर 5 आ गया, 5 गया 5, तो 100 तो वहां फिक्स हो गया। यहाँ पे पार्टिकल की संख्या क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। अब इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट सेम है, दोनों प्रक्रिया चल रहा है, इवेपोरेशन भी चल रहा है, कंडेंसेशन भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल की संख्या, वेपर की संख्या क्या हो गई? फिक्स हो गई, हो ना। तो इसी कांस्टेंट, जितना पार्टिकल फिक्स हो गया उसके द्वारा जो टोटल वेपर प्रेशर बनेगा उसी को बोलेंगे इस लिक्विड का वेपर प्रेशर। लेकिन ये इक्विलिब्रियम पे एस्टैब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम क्यों? जितना कंडेंसेशन रेट है उतना ही इवेपोरेशन का रेट है। तो ये तुम्हारा एक इक्विलिब्रियम फिनोमेना है। कैसा इक्विलिब्रियम है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। कैसा है? क्योंकि इवेपोरेशन होता रहेगा और कंडेंसेशन भी होता रहेगा। स्टार्टिंग में इवेपोरेशन का रेट ज्यादा होगा, कंडेंसेशन का रेट कम होगा, पार्टिकल की संख्या धीरे धीरे वहां बढ़ेगी। एक टाइम अगर पार्टिकल की संख्या वहां फिक्स हो जाएगी, वेपर के मॉलिक्यूल की संख्या क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी। अब जितना कंडेंसेशन हो रहा होगा उतना ही तुम्हारा इवेपोरेशन हो रहा होगा, जितना जाएगा उतना आएगा। तो फिक्स हो गया पार्टिकल की संख्या। अब पार्टिकल की संख्या फिक्स हो गई तो जितना प्रेशर लगाएगा उसी को बोलोगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर याद रखना है कि ये इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होता है। किस पर डिफाइंड होता है? वेपर प्रेशर इज एन इक्विलिब्रियम फिनोमेना। ओके, वेपर प्रेशर कैसा फिनोमेना है? इक्विलिब्रियम फिनोमेना है। जब इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट सेम हो जाता है तो उस टाइम में जो लिक्विड के वेपर के द्वारा प्रेशर लगता है उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो व्हाट डू मीन बाय वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर क्या होता है? तो बोलोगे जब एक क्लोज बर्तन में, इक्विलिब्रियम केवल क्लोज कंटेनर में ही एस्टैब्लिश होता है। ये चीजें 11th क्लास में बताया था। अगर ये बर्तन बंद ना हो तो पूरा वेपर बाहर निकल जाएगा, तो कहां से इक्विलिब्रियम की बात करोगे? समझे? तो when a liquid is taken in a closed container, closed vessel, then the vapor pressure exerted by the vapor of the liquid, okay, at equilibrium condition, that is called vapor pressure. नाम में सब कुछ क्लियर है, समझा गया? हाँ, तो लिखा होता vapor pressure exerted by vapor of a liquid at equilibrium in closed system is called vapor pressure. This is the definition. एग्जाम में पूछ सकता है। वेपर प्रेशर एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कैसा इक्विलिब्रियम है? समझ में आ रहा है? अब हर लिक्विड के लिए सुनो, एक मैं बता रहा हूं, ये वेपर प्रेशर का टर्म समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लिक्विड के लिए, अब जैसे मैंने समझाया कि किसी लिक्विड के लिए वहां पर 100 पार्टिकल जमा हो गया, अब जितना जाएगा उतना आएगा, 100 फिक्स हो गया, तो वेपर प्रेशर तो फिक्स हो गया, कांस्टेंट हो गया। दूसरा लिक्विड के लिए लोगे तो उसका वेपर प्रेशर मान लो 50 से जमा हुआ तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन एक लिक्विड के लिए वेपर प्रेशर जो है वो तो फिक्स हो गया ना, 100 पार्टिकल पे ही आएगा। वो किसी के लिए 50 पार्टिकल पे आएगा, किसी पे 150 पार्टिकल पे आएगा, तो वो 100 पार्टिकल पे ही है। उसका तुम कितना उसमें पानी डाल दो तो फर्क उसको नहीं पड़ेगा। समझियो? तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वेपर प्रेशर एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वो मैटर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है। दिमाग में बैठा लो बात को। पहली बात तो वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम फिनोमेना है, इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होता है। ये कैसा इक्विलिब्रियम है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। ये एग्जांपल दे समझाया मैंने तुमको। एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है तुमको, एग्जाम में तुमको सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन लिखना है। अगर पूछेगा कि डिफाइन वेपर प्रेशर, तो किसी भी लिक्विड का क्लोज सिस्टम में इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो वेपर प्रेशर, जो वेपर बनता है, उसकी वेपर का जो प्रेशर बनता है उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। इसको यहाँ पर तुम पार्शियल प्रेशर का टर्म बोल सकते हो सिंगल लिक्विड के लिए। समझिए बात को? वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है, साइज पर डिपेंड नहीं करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, क्या कौन प्रॉपर्टी है ये? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं तुमको। कौन प्रॉपर्टी है बताओ, कौन प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो मास अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता है, जैसे टेम्परेचर अमाउंट पर डिपेंड नहीं करता।
अरे 11 में पढ़ा था ना थर्मोडायनामिक्स के अंदर, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी, वही है। अब सुनो अच्छा से, देखो ध्यान दो, ये मैंने ग्राफ बनाया, पार्शियल प्रेशर, उस लिक्विड का पार्शियल प्रेशर, मैंने एक एक सिंगल के वेपर प्रेशर को पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हो, आंशिक दाब, तो पार्शियल प्रेशर और टाइम के बीच में ग्राफ बनाया। जैसे स्टार्टिंग में जीरो, शुरू में तो कोई वेपर प्रेशर नहीं रहेगा, जैसे 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 स्टार्टिंग होगा तो वेपर क्या होगा, इवेपोरेशन ज्यादा तेजी से होगा, कंडेंसेशन कम होगा, तो धीरे धीरे पार्टिकल की संख्या ऊपर में, वेपर की संख्या बढ़ती रहेगी भाई कंटेनर के ऊपर, क्लोज कंटेनर, तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, समझ रही हो? वेपर प्रेशर बोलो ना, प्रेशर पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, एक टाइम आएगा कि इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये वो कंडीशन है, ये वो कंडीशन इधर जहां भाई इवेपोरेशन का रेट कंडेंसेशन के रेट से ज्यादा है, लेकिन यहां पर आने का इस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, वेपोराइजेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस टाइम में जो वेपर की संख्या होगी, जल्दी बोलो, इस टाइम में जो वेपर की संख्या होगी ओके वो फिक्स हो जाएगी, तो भाई वेपर प्रेशर कहा जाएगा, उसी पार्शियल प्रेशर को वेपर प्रेशर कहा जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस टाइम के बाद वेपोराइजेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट सेम हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। क्लियर हो गया? वेपर प्रेशर क्लियर हुआ? ग्राफ भी समझ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आ जाओ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द, वो कौन कौन से फैक्टर है जिसमें बोलो वेपर प्रेशर अफेक्ट होता है? ओके, पहला नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग होगा। अब अल्कोहल के लिए अलग वेपर प्रेशर होगा, वाटर के लिए अलग होगा, बेंजीन के लिए अलग होगा, अलग अलग लिक्विड का वेपर प्रेशर अलग। ओके, ये डिपेंड, देखो बताया था ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। अरे वाटर में, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, अल्कोहल का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। अब इसका मतलब है कि जल्दी वेपराइज करेगा वो अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसलिए जल्दी टूट जाता है। और वाटर के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है अल्कोहल के कंपैरिजन में। ओके, दोनों में कंपैरिजन कर रहा है तो जल्दी टूटेगा नहीं, इसलिए उसको एनर्जी ज्यादा देना पड़ता है। तो मोर बॉइलिंग पॉइंट मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, मोर लेस बॉइलिंग पॉइंट यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक। अब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उस जल्दी वेपराइज नहीं करेगा, तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर कम। तो बोले थे ना कि जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है वो लेस वोलेटाइल होता है, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है वो मोर वोलेटाइल होता है। अल्कोहल ज्यादा वोलेटाइल कि वाटर ज्यादा वोलेटाइल? हाँ, जोर से हाँ, जोर से बोलो अभी भी। क्लियर हो गया? समझिए, जैसे ये वाटर है, ये तुम्हारा वाटर है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ये इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। देखो ना, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बोले हाइड्रोजन बॉन्ड वाले ऑक्सीजन फोन करते हैं FON, तो ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर में, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये सोचो ये जल्दी वेपराइज नहीं करेगा, जल्दी वेपराइज करेगा, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है इससे, ठीक है, वाटर से। तो पूछेगा क्यों? तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। समझ आ रहा है? इसमें देखो चारों में HF HCl HBr HI, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो ये जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, तो जल्दी वेपराइज नहीं करेगा, तो इसका वेपर प्रेशर कम, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर का, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर उसका। ठीक है, वेपर प्रेशर समझ आया? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? समझा दिया। वेपर प्रेशर लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली टेम्परेचर। अब बताया था ना, ये ग्राफ, ये क्वेश्चन पढ़ाए थे हम लोग, ये क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग 11th क्लास में। ओके, प्रेशर बढ़ाने से, ओके, टेम्परेचर प्रेशर कुछ ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर, अरे टेम्परेचर तुम बढ़ाओ तो इवेपोरेशन जल्दी ना होगा भैया। वेपर प्रेशर डायरेक्टली टू टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर करो तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ये ग्राफ वही बता रहा है कि टेम्परेचर तुम हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वेपर, ये टेम्परेचर बढ़ाया, ओके, तो T2 बड़ा हो गया, T1 से T2 कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये छोटा वैल्यू, ये बड़ा वैल्यू थी, पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, लॉग का वैल्यू 1 से बड़ा यानी P2 P1 से बड़ा होगा, यानी कि तुम्हारा फाइनल प्रेशर भी बढ़ जाएगा। चिंता मत करो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। ये एक क्वेश्चन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो बस ये याद आना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग वेपर प्रेशर, तो लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है, दूसरा वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आ जाओ तीसरा बात। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, दिमाग खोल लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट अभी है, क्योंकि ये यहाँ से हमारा राउट्स लो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर, यहाँ से एकदम मजेदार हो गया, इंपॉर्टेंट भी हो गया, इंटरेस्टिंग भी है। मान लो कि ये यहाँ पर खाली पानी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये प्योर लिक्विड है, क्या बताओ, समझ लो क्या है, जल्दी बताओ क्या है,
ये क्या है जल्दी बताओ, प्योर लिक्विड है, ये प्योर लिक्विड है। तो प्योर लिक्विड है तो तुम बताओ, जब प्योर लिक्विड है ये, तो ऑब्वियसली कि ये पूरा पानी है, तो इसकी सरफेस के ऊपर भी पानी का मॉलिक्यूल रहेगा, सबका सब पानी का मॉलिक्यूल है। और ये मैंने कहा क्या इसके अंदर, ध्यान सुनो, ये प्योर लिक्विड नहीं, ये सॉल्यूशन है, घोल है, इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ओके, मान लो सॉल्यूट मैंने चीनी डाल दिया इसके अंदर, क्या डाल दिया, बोलो, चीनी डाल दिया, कुछ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, चीनी डाल दिया, और ये पानी भी है, तो सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल होगा वो चीनी के भी पार्टिकल होंगे और पानी के भी पार्टिकल होंगे। अब जो पानी पहले मान लो पानी लाइन में ऊपर में सरफेस के ऊपर 10 को मॉलिक्यूल था, पानी के सरफेस के ऊपर 10 का, नीचे भी मॉलिक्यूल है, समझाने के लिए मैंने बोला कि 10 मॉलिक्यूल है पानी का, तो वहां पर सिर्फ पानी का मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है, बट यहां पर सॉल्वेंट की भी मॉलिक्यूल है और वो सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल है। समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? अब 10 तो नहीं आएगा ऊपर में, अब तो 5 ही रहेगा। तो सोचो प्योर लिक्विड में ज्यादा वेपर बनेगा कि यहां में ज्यादा वेपर बनेगा? हाँ, पानी का वेपर यहां ज्यादा बनेगा कि यहां बनेगा प्योर में? क्योंकि यहां पर 10 मॉलिक्यूल वेपराइज करेगा, यहां 5 ही करेगा। चीनी सॉलिड है ना, तो चीनी मानी सॉल्वेंट की, लिक्विड की बात कर रहा है, तो लेकिन इसका पार्टिकल की संख्या ऊपर घट ना गई। तो प्योर लिक्विड के केस में सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल है उसकी संख्या ज्यादा है, केवल उसी का है, और यहाँ पर जगह छिप लिया ऊपर आकर, तो अब वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो याद ना, प्योर लिक्विड में वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर घट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं इसको सुनो, प्योर वेपर प्रेशर को मैं लिखूंगा पी नॉट ए, प्योर जीरो का मतलब नॉट ए, सॉल्यूशन नहीं बना हुआ है, ए मतलब सॉल्वेंट मैंने बोल दिया, सॉल्वेंट, ए को तुम सॉल्वेंट बोल देना समझाने के लिए। इसको बोलोगे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, क्या बोलोगे इसको? प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड मतलब कोई सॉल्यूशन तैयार नहीं हुआ है। और इसको क्या बोलोगे, वेपर, ये जो सॉल्यूशन तैयार चल रहा है इसको बोलोगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में, ये प्योर स्टेट में नहीं है, सॉल्यूशन के अंदर है। और ये छोटा होगा, ये पी नॉट है, पी ए से बड़ा होगा, ये बात मैंने समझा दिया। तो ये प्योर लिक्विड के स्टेट में और ये सॉल्यूशन के केस में, क्लियर हो गया? तो जैसे सॉल्यूशन हो, कोई भी लिक्विड अगर प्योर अवस्था में तो ज्यादा वेपराइज होगा, और जब वो सॉल्यूशन में जाएगा तो ज्यादा वेपराइज नहीं होगा, क्योंकि वो उसका जगह छिक लेगा। सॉल्यूट भेजा मैं क्या, वह लिखा हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन इट्स सॉल्यूशन। कोई भी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर प्योर की स्टेट में ज्यादा होता है उसके सॉल्यूशन से। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? काम आएगा अभी, बता रहे हैं, घट जाता है, घट जाता है, वेपर प्रेशर घट जाता है, सॉल्यूशन में जाने पर वेपर प्रेशर घट जाता है। इस घटने को ही बोलते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इस घटना को बोलते हैं लोडिंग होना, वेपर प्रेशर घट जाता है। तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि वेपर प्रेशर जब कोई प्योर लिक्विड जब सॉल्यूशन बनाता है तो वेपर प्रेशर घटता है कि बढ़ता है? तो वो लोग घट जाता है, ठीक है, लोडिंग हो जाता है, घट जाता है। क्लियर हो गया? अरे क्लियर? अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, जैसे मान लो कि मेरे पास ये प्योर वाटर है, समझाने के लिए, इसका ये वेपर प्रेशर है। अब मैंने, अब ध्यान दो, अभी एक सॉल्यूशन बनाया, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, क्या बना दिया, सॉल्वेंट भी यहाँ लिक्विड है और सॉल्यूट भी लिक्विड है। तब यहाँ पर जो मैंने जो ग्रीन कलर का बनाया वो सॉल्यूट है, और जो मैंने येलो बनाया वो तुम्हारा क्या है, सॉल्वेंट है। ए को सॉल्वेंट बोला, बी को सॉल्यूट बोला, कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। अब हमको वेपर प्रेशर चाहिए, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या करना पड़ेगा, फिर दोनों लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है। तो तुम अगर इसका, अगर मान लो कि सॉल्यूट तुम्हारा सॉलिड होता तो उसका वेपर प्रेशर तो नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड का वेपर प्रेशर तो नहीं होता, वो नेग्लिजिबल वेपराइज करता है। ओके, तो ज्यादा वेपराइज नहीं करता है, तो सॉलिड होता तो नहीं होता। लेकिन लिक्विड, दोनों लिक्विड है, सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो सॉल्यूट का भी वेपर प्रेशर यहाँ पर बनेगा और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बनेगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो भैया दो, इसी को बोलते हैं हम लोग राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ है कि अगर किसी सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर निकालना है, तो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, दोनों वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, क्योंकि दोनों लिक्विड है। ओके, तो क्या करेंगे, सॉल्यूट का वेपर प्रेशर अलग निकालेंगे, सॉल्वेंट का अलग, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलो हो गया, तो मैंने लिखा दो। तो ये, अब तुम बताओ, सोचो कि जितना ज्यादा सॉल्यूट लोगे वेपर उतना ज्यादा बनेगा, सॉल्वेंट जितना ज्यादा लोगे वेपर उतना बनेगा, यानी कि ये उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा। तो मोल फ्रैक्शन, अमाउंट होने कंसंट्रेशन। तो यहाँ लिखा हुआ एक थ्योरी, सुनो थ्योरी क्या। वैसे हम लोग क्लास 11 में पढ़ते डाल्टन्स लॉ, याद है डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, पढ़ते ना 11th क्लास में, ठीक है? तो याद है कि नहीं रे, कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे तुमको पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है? तो पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा। ये समझिए कि बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा अमाउंट होगा ज्यादा पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर बनेगा, कम रहेगा तो कम बनेगा, सीधी सी बात, वही लिखा। अब बस यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी से हटा के पी नॉट आई लिख देते हैं। ये प्योर स्टेट में
जब वो प्योर स्टेट में था तो उस टाइम उसका पार्शियल प्रेशर बड़ा होता है। अरे तुम जानते हो मोल फ्रैक्शन एक से छोटा ही रहता है, गुना करोगे तो ये राउल्स लॉ, इसको बोलते हैं राउल्स लॉ। ये डाल्टन्स लॉ है। अगर किसी भी कंपोनेंट का तुमको पार्शियल प्रेशर चाहिए तो टोटल प्रेशर को तुम मोल फ्रैक्शन में अप्लाई कर दो, और किसी का भी पार्शियल प्रेशर चाहिए तो उसके उसी के प्योर स्टेट वाले को मोल फ्रैक्शन गुना कर दो। ये राउल्स लॉ है। यहाँ पे ये प्योर स्टेट वाला है और ये वाला जो टोटल प्रेशर है, ये डाल्टन्स लॉ है, ये राउल्स लॉ है। ठीक है भाई, समझा दिया है, समझे? टोटल प्रेशर निकालना तो पीए पीवी जोड़ दो। ये पीए क्या है? सॉल्वेंट का प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब पीवी क्या है? सॉल्यूट का वेपर प्रेशर। पीए निकालना तो क्या करो, पी नॉट को इकाई से मल्टीप्लाई कर दो, पीवी निकालना तो पी नॉट बी को इकाई बी से गुना कर दो। ओके, ये है तुम्हारा, इसको बोलते हैं राउल्स लॉ। समझाने के लिए, इसको उतारने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, समझाने के लिए भाई। टोटल जोड़ दिया और ये फॉर्मूला निकालते हैं, इसको बोलते हैं राउल्स लॉ। टोटल प्रेशर निकालना तो पी नॉट इकाई है, पी नॉट भी यहाँ से जानते हो इकाई है, यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, इकाई भी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। अगर हमको इसको मोल सॉल्यूट में सॉल्वेंट में निकालना है तो 1 में से इकाई घटा देंगे, तो यहाँ से सॉल्व करके इसको यह फॉर्मूला लिख दिया। आगे है राउल्स लॉ, ये राउल्स लॉ, ठीक है, समझ आ गया? तो पहले ये राउल्स लॉ पढ़ने होंगे, राउल्स लॉ पढ़ेंगे, राउल्स लॉ, उसके बाद राउल्स लॉ समझ जाओगे तो फिर हम लोग समझेंगे क्या चीज, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। राउल्स लॉ क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखो किसी भी कंपोनेंट का, चाहे वो तुम्हारा कोई भी सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा ही होगा। अच्छा सोचो, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है सॉल्यूशन के अंदर तो केवल सॉल्वेंट का प्रेशर ही बनेगा, अब वही सॉल्यूशन का प्रेशर बन जाएगा, समझिए नहीं? लेकिन अगर उसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का चाहिए तो सॉल्यूट के प्रेशर को अलग निकालना पड़ेगा, सॉल्वेंट का अलग जोड़ना पड़ेगा भैया। तभी मैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन लिख दिया, मैं वोलेटाइल है वोलेटाइल, सॉल्यूट भी वोलेटाइल, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल। तो स्टेटमेंट तो क्या बोले, अभी क्या पढ़ा है अभी थोड़ा देर पहले कि सर किसी भी कंपोनेंट का, अगर किसी भी कंपोनेंट का हमको पार्शियल प्रेशर चाहिए तो उसी के प्रेशर के प्योर स्टेट वाला को मोल फ्रैक्शन से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसको राउल्स लॉ बोलते हैं, समझ रहे हो? अगर सॉल्यूट का चाहिए तो सॉल्यूट का प्योर स्टेट वाला ले लोगे, अब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ले लोगे। सॉल्वेंट का चाहिए, सॉल्वेंट का प्योर स्टेट वाला ले लोगे, उसका मोल फ्रैक्शन ले लोगे, गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो लिखा भी हुआ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मोल फ्रैक्शन। ये लिखो, या हम ये वाला प्रोडक्ट वाला बोलेंगे, ये वाला लिखो, ये बहुत अच्छा है ये वाला। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ अ लिक्विड सॉल्यूशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल प्रेशर इन प्योर स्टेट, है ना? समझे? माने कि उसका पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट में ले लोगे और उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, तुमको पार्शियल प्रेशर यानी वेपर प्रेशर निकल जाएगा। ये भी डेफिनेशन है, ये भी डेफिनेशन, जो तुमको लिखने का मानो राउल्स लॉ है, समझ में आ गया होगा। पीए मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, भाई सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर जो है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉल्यूट का सॉल्यूट के, समझाया? तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो, सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर है पी नॉट ए का ये हो जाएगा इसका, ये अभी ये तो कंफर्म है, पीए का जो वैल्यू है वो पी नॉट ए से कम होगा, क्योंकि प्योर स्टेट में ज्यादा होता है। पीबी का जो वैल्यू पी नॉट बी से कम होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको टोटल चाहिए, तो आइडियल सॉल्यूशन है, ये आइडियल सॉल्यूशन है, याद ना, राउल्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन के लिए लगता है। क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, आगे बात करेंगे। ओके, पी बराबर पी ए प्लस पीबी। ओके, मैंने बोल दिया कि ए सॉल्वेंट है, बी जो है तुम्हारा सॉल्यूट है, दोनों लिक्विड है, समझाने के लिए मैंने डायग्राम बना दिया। अब दोनों को जोड़ दो, आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेशन करके यहाँ से लिख दो भाई, पी ए प्लस पी नॉट ए इंटू का, ये पी नॉट बी का भी, ये वाला फॉर्म वैल्यू, पी ए का वैल्यू, पी ए का वैल्यू वाला, पीबी का वैल्यू वाला, क्लियर हो गया? और ये मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, ये तुम्हारा, ये कैसे हुआ? देखो दोनों को जोड़ के एक होता है मोल फ्रैक्शन, तो काई बी की जगह 1 माइनस काई है, तो जो फॉर्मूला था काई बी की जगह हमने यहाँ पर 1 माइनस काई बी रख दिया, गुना कर दिया, पी नॉट पी नॉट बी इंटू काई बी काई है। अब इधर में दो काई कॉमन है, इधर में काई कॉमन है, काई कॉमन ले लो, पी नॉट ए बी माइनस पी बी आप पी बी। अगर हमको टोटल प्रेशर निकालना है, ये टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, तो पी नॉट ए में से पी बी घटा दो, काई तो जिसको घटाओगे ना यहाँ पे वही यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर ये वाला यहाँ लिखाएगा। अब यहाँ पर पीबी से घटाना चाहते हो, दिखा दूं, अगर यहाँ पे मान लो कि एक काई की जगह तुम 1 माइनस काई बी रख दोगे तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा, तो बी वन से यहाँ बी लिखोगे और ये वाला यहाँ ही लिखोगे, तरीका याद करने का तरीका है, तो दोनों याद है, ठीक है? कौन कौन चीज क्या है यहाँ लिखा दो, पी क्या टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पी क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है, पी नॉट ए प्योर स्टेट वाला सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है, पीबी जो है सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर है, पीबी नॉट जो है वो प्योर स्टेट में उसका सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर है। बस ये राउल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्स लॉ का ये मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज में, और काई भी जो है मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का इन लिक्विड फेज में ही, माने मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कितना अमाउंट है उसको देख रहे हैं, जितना ज्यादा लिक्विड लेके चलोगे उतना ज्यादा उसका वेपर बनेगा। अब दो मोल फ्रैक्शन यानी अमाउंट जो बनेगा, लिक्विड अगर तुम लेके चल रहे हो तो लिक्विड का वेपर प्रेशर तुमको, तो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा। अगर मान लो कि तुम गैस बन रहा है तो गैस में भी तो मोल फ्रैक्शन होगा, उसका अमाउंट होगा, तो उसके लिए अलग टर्म इस्तेमाल करो, ये देख लो,
ज्ञान की बात है। राउल्स लॉ इज वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन ओनली, केवल आइडियल सॉल्यूशन में लगता ही है। और आइडियल सॉल्यूशन वहां पे कहते हैं जहां पे सोल्यूट सोल्यूट के बीच का इंटरेक्शन, सोल्यूट सोल्यूट का और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन सोल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर हो। ओके, न तो रिएक्शन, न तो सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक हो ना एक्सोथर्मिक हो। याद है बोले ना कि अगर सोल्यूट सॉल्वेंट के बीच में जो है सोल्यूट के सॉल्यूशन बनने में क्या होता है, सोल्यूट सोल्यूट के बीच के फोर्स को तोड़ना पड़ता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच के फोर्स को तोड़ना पड़ता है, एंडोथर्मिक होता है। याद है कि नहीं है? और सोल्यूट सॉल्वेंट में अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होता है, तो सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जहां पे न तो सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक हो ना एक्सोथर्मिक हो। सोल्यूट सोल्यूट को तोड़ने में जो एनर्जी खर्चा हुआ, सॉल्वेंट में जो एनर्जी तोड़ने में खर्चा हुआ, वही एनर्जी रिलीज हो गया सोल्यूट सॉल्वेंट के अट्रैक्शन से। ठीक है, तो बराबर हो गया। तो उस केस के लिए आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। मैं लिखा हुआ ए बी बी इंटरेक्शंस आर सेम एज ए बी इंटरेक्शन। ओके, राउल्स लॉ इज वैलिड फॉर नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट्स, जहां ये तो नॉन रिएक्टिव यानी कि दोनों रिएक्ट नहीं करना चाहिए इससे। अब ये वाई है, वाई है दो काई लिख देंगे, काई लिख देंगे तो इसका क्या मतलब है, काई का मतलब हुआ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन लिक्विड फेज, बट ये वाई है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज, वेपर में जो वेपर में बना तो वाई है बाई भी बता दिया। अब ये एक रिलेशन होता है, तुम पढ़े हो गए कि ये डाल्टन्स लॉ, पीए निकालना है तो टोटल प्रेशर को वाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम यहाँ से वाई निकालना चाहते हैं तो वाई पीए का वैल्यू निकाल लेंगे। पीए तो जानते हैं कि पीए बराबर होता है, तो पीए इक्वल टू होता है पी नॉट ए, बोलो पी नॉट ए इंटू काई ए, पढ़े ना पढ़े डाल्टन्स लॉ, सॉरी राउल्स लॉ। ओके, अब हम यहाँ पर से वाई निकालना चाहते हैं, वो ये निकालना चाहते हैं, तो पी से भाग कर दो, टोटल प्रेशर निकाल के भाग कर दो, आंसर हो गया। क्लियर क्या? तो वाई बाई भी दोनों अलग न्यूमेरिकल करवाएंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये सब रिजल्ट सब छोड़ो, चिंता मत करो, मेन वही है। आइडियल सॉल्यूशन अगले क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, इसको नोट करो, अगले क्लास में इसको डिटेल से। राउल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ एग्जाम में। यहाँ से स्टार्ट किए थे आज, इसको तुमको बेसिक उतरवा देता हूँ, फिर अगले क्लास में बात करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वहाँ तक लिखना है, कोई जरूरत नहीं पूरा लिखने की, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है वैसे।